हेलो एवरीवन, करंट अफेयर्स की क्लास में आपका स्वागत है। आज हो गई है 9 अक्टूबर और आज जो भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स की क्लास कुमार गौरव सर ने करवाई है वो हम लोग करेंगे। साथ में इसका नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। आज की क्लास में जो है बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। जैसे अभी इजराइल फिलिस्तीन जो विवाद हो रहा है, इतना कुछ हो गया, वो सारी डिटेल्स इसमें दी हुई है और ये नोट्स बहुत छोटा है और क्लास बहुत जल्दी हो जाएगी, आपका टाइम भी ख़राब नहीं होगा। तो चलिए हम लोग अपना बिना समय खराब कर हुए क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, मध्य क्षेत्रीय परिषद की 24वीं बैठक कहाँ हुई है? तो इसकी जो 24वीं बैठक हुई है वो टिहरी उत्तराखंड में हुई है। और ये मध्य क्षेत्रीय परिषद जो है इसका जो हेड क्वार्टर है वो प्रयागराज में है। इसके जो हेड होते हैं वो होम मिनिस्टर जो यानी गृह मंत्री हैं वो होते हैं। प्रेजेंट टाइम में अमित शाह जी हैं, तो वो इसके समय हेड हैं। टिहरी बांध जो है इसका जो ये किस नदी पे बना हुआ है? तो भागीरथी जो है वहाँ पे बना हुआ है टिहरी बांध। और जोनल काउंसिल से पूछा गया, जोनल काउंसिल इसके बारे में जान लेते हैं। इसकी जो स्थापना होती है तो 1956 में जो 7वां संविधान संशोधन होता है उसमें जो है राज्य पुनर्गठन अधिनियम के माध्यम से इसकी शुरुआत की जाती है। तो उसमें जो है जो ईस्ट में जोनल काउंसिल है उसका मुख्यालय कलकत्ता बनाया जाता है। साउथ में जो है उसका चेन्नई, साउथ यानी दक्षिण में चेन्नई बनाया जाता है। वेस्ट में मुंबई को बनाते हैं और नॉर्थ में दिल्ली को बनाया जाता है। और सेंटर में प्रयागराज है, जैसा कि अभी हम लोग पढ़ चुके हैं आगे। प्रयागराज यहाँ का हेडक्वार्टर है सेंटर का। और अभी 1971 में जो है नॉर्थ ईस्ट काउंसिल बनाई गई थी, इसका हेडक्वार्टर जो है हिमाचल प्रदेश के शिलोंग में है। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ज़्यादातर लोग ऐसे तो याद कर लेते हैं पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण। तो जो है जो नॉर्थ ईस्ट है ये ज़्यादातर एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसको अच्छे से रख लेना कि इसका जो मुख्यालय है वो शिलोंग में है। राज्य पुनर्गठन आयोग, तो जो ये बना था इसके अध्यक्ष कौन थे? इसको हम लोग फजल अली आयोग भी कहते हैं क्योंकि इसके अध्यक्ष जो हैं वो फजल अली थे। इसमें को 3 सदस्य थे, फजल अली थे, पनिक्कर थे और के मुंशी, ये तीनों थे। फजल अली अध्यक्ष थे जिसके कारण इसको फजल अली आयोग भी कहा गया। दूसरा क्वेश्चन है, यूरोप का पहला पुनः प्रयोज्य रॉकेट म्यूरा 1 किसने लॉन्च किया है? तो म्यूरा 1 को जो है स्पेन ने लॉन्च किया है और ये जो है यूरोप का पहला पुनः प्रयोज्य रॉकेट है। और किस कंपनी ने बनाया है? तो PLD स्पेस वहाँ की कंपनी है, उसने बनाया है। म्यूरा 1 जो है ये जो है रीयूजेबल रॉकेट है और इसका नाम जो रखा गया है वो लड़ने वाले बैल के नाम पर रखा गया है। म्यूरा मतलब लड़ने वाले बैल। स्पेन की राजधानी देख लेते हैं, वो मैड्रिड, ये इसकी राजधानी है। यहाँ पे जो यूरोप में जो है, यूरोप को हम लोग मरुस्थल विहीन महाद्वीप भी कहते हैं, यहाँ पे मरुस्थल नहीं पाए जाते हैं। टाइटन पनडुब्बी भी गायब हुई थी, वो अटलांटिक महासागर में गायब हुई थी, मतलब डूब गई थी। ये लोग टाइटन को जो मलबे थे उसको देखने गए थे, लेकिन ये गायब हो गई, वहाँ से ही मिली ही नहीं। तीसरा क्वेश्चन है, चर्चा में रही वल्कन 2020 परियोजना का संबंध किस देश से है? तो वल्कन 2020 परियोजना पूछ रहा है, तो इसका संबंध जो है ब्रिटेन UK से है। वल्कन 2020 जो है वर्ल्ड मोस्ट पावरफुल लेज़र है। लेज़र मतलब वर्ल्ड मोस्ट पावरफुल लेज़र है। 2020 का मतलब है 20 मतलब 20 गुना अधिक शक्तिशाली है और 20 किलो जूल जो है इससे आउटपुट आएगा, ये 2020 का मतलब है। और ये सबसे ज़्यादा मतलब अभी तक जो लेज़र थी उससे 20 गुना अधिक शक्तिशाली है, इसलिए इसका नाम 2020 रखा गया है। और ये वल्कन 2020 वर्ल्ड मोस्ट पावरफुल लेज़र है जो कि ये परियोजना ब्रिटेन की है। लीगो इंडिया को किसने लॉन्च किया था? तो ये हिंगोली में लॉन्च किया गया महाराष्ट्र में। आदित्य L1 मिशन किससे लॉन्च किया गया था? तो PSLV-C 57 से लॉन्च किया गया। हमने कल जो क्लास करवाई थी उसमें कहा था कि लास्ट में कि जो लोग जहाँ से हैं कृपया बताएं कि कहाँ से कौन क्लास कर रहा है। तो उसमें कुछ लोगों ने बताया कि यहाँ से कर रहे हैं। थैंक यू सो मच इतना बताने के लिए, कमेंट करने के लिए। तो चौथा क्वेश्चन है, 19वें एशियाई खेलों में भारतीय दल ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो ये जो है 19वां एशियाई खेल जो कि हांगझो चीन में हो रहा था ये हो चुका है, समाप्त हो चुका है। इसमें भारत ने रिकॉर्ड तोड़ा है, मतलब अपना ही रिकॉर्ड तोड़ा है। 107 मेडल जीते हैं इसमें, जो कि इसमें 28 गोल्ड है, 38 सिल्वर है और 41 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। और इसमें जो फर्स्ट नंबर पे सबसे ज़्यादा पदक जीते हैं वो चीन ने खुद ही जीते जहाँ पे हो रहा था। और भारत में इसकी जो है भारत की रैंक चौथी है 19वें एशियाई खेलों में।
इसमें जो ध्वजवाहक थे वो हरमनप्रीत सिंह थे और लवलीना बोरगोन थी। जब समापन हुआ तो उस टाइम पे जो ध्वजवाहक थे वो PR श्रीपेस, जो कि हॉकी टीम के गोल्फर है, वो उस टाइम पे ध्वजवाहक थे। अब इसमें जो अवार्ड मिले हैं, जैसे एशियन गेम कहाँ हो रहा था ये तो पता होना चाहिए कि जो पहली बार हुआ था वो 1951 में दिल्ली में हुआ था। 2018 में 18 नंबर का हुआ था, वो जकार्ता में हुआ था। इंडिया ने कब कब होस्ट किया है, तो 2 बार, 1951 में, 1982 में, ये 2 बार इंडिया ने इसको होस्ट किया है। और इसमें जो है वजिंदर पाल सिंह को जो है मेंस शॉर्ट पुट फाइनल में गोल्ड मेडल मिला है। अविनाश शैम्बल को जो है मेंस 3000 मीटर स्टीपल चेस में गोल्ड मेडल मिला है। शूटिंग फाइनल स्पोर्ट जो है उसमें 22 पदक जीते हैं शूटिंग में, जिसमें 7 गोल्ड है, 9 सिल्वर है, 6 ब्रॉन्ज जीते हैं। स्क्वैश में जो है भारतीय टीम ने गोल्ड मेडल जीता है। इसमें अन्नू रानी भाला फेंक में जो महिला में जीता उन्होंने अन्नू रानी ने, जो पुरुष में जीता नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल जीता है। और इसमें जो पहला गोल्ड आया था 19 पे जो खेल हुआ था 19वें हांगझो, उसमें जो पहला गोल्ड मिला था वो ऐश्वर्या, दिव्यांश और रुद्रांश इन लोगों ने जीता था। नेक्स्ट है 5वां क्वेश्चन, एशिया पैसिफिक इंस्टीट्यूट फॉर ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट AIBD का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया, तो इसका अध्यक्ष जो है वो भारत को नियुक्त किया गया है, जो कि तीसरी बार लगातार बना है। लगातार नहीं, मतलब जो कि तीसरी बार बन चुका है, ये तीसरी बार बना है भारत। एशिया पैसिफिक इंस्टीट्यूट फॉर ब्रॉडकास्टिंग, इसकी स्थापना 1977 में हुई थी। इसका जो हेडक्वार्टर है वो मलेशिया का जो कोलमपुरम है वहाँ पर है। इसका जो 21वां सम्मेलन हुआ था अभी हुआ है मॉरिशस में, पोर्ट लुई में, वहाँ पे इसकी घोषणा की गई थी कि भारत इसका अध्यक्ष होगा। और 2023 में भारत किसका अध्यक्ष किसका होस्ट रहा है, तो SCO का होस्ट रहा है भारत। ICC वर्ल्ड कप का रहा है भारत। G20 2023 का भारत रहा है। वासना व्यवस्था जो हुई उसका भी हेड भारत रहा है। हॉकी वर्ल्ड कप का भी होस्ट भारत रहा है। 6ठा क्वेश्चन है, भारतीय वायुसेना का 91वां स्थापना दिवस समारोह कहाँ आयोजित हुआ है, तो ये प्रयागराज में आयोजित हुआ है। कौन सा है, 91 नंबर का है, भारतीय वायुसेना का है, प्रयागराज में आयोजित हुआ है। वहाँ पे जो है बमरौली वायुसेना स्टेशन वहाँ पे किया गया है। इंडियन एयर फोर्स की जो स्थापना हुई थी वो 8 अक्टूबर 1932 में हुई थी। इसका जो ध्येय वाक्य है वो नव स्पर्शम दीप्तम है। इसके जो हेड है प्रेजेंट टाइम में वो BR चौधरी हैं। ये जो हुआ था आयोजन, उसमें जो है परेड में जो है हेड थे वो शालिजा धामी थी, जो कि पहली भारतीय महिला बनी है, शालिजा धामी। 7वां क्वेश्चन है, रिलायंस के जियो मार्ट का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है, तो रिलायंस के पूछ रहा है जियो मार्ट का, तो महेंद्र सिंह धोनी जी को बनाया गया है। कुछ और ब्रांड एम्बेसडर देख लेते हैं जो कि इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। जैसे ICC वर्ल्ड कप का ब्रांड एम्बेसडर शाहरुख खान को बनाया गया है। ICC वर्ल्ड कप का वैश्विक दूत जो है वो सचिन तेंदुलकर जी को बनाया गया है। BPCL श्योर और प्योर जो है उसके ब्रांड एम्बेसडर राहुल द्रविड़ को बनाया गया है। इन्फोसिस का जो है मेल में जो है ब्रांड एम्बेसडर राफेल नडाल है और फीमेल में एगा स्वाटिक है, ये इन्फोसिस के ब्रांड एम्बेसडर है। पेप्सिको ब्रांड एम्बेसडर पेप्सिको के जो रणवीर सिंह बनाए गए हैं, रणवीर कपूर ने रणवीर सिंह बनाए गए हैं। 8वां क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री लोक सेवक आरोग्य योजना कहाँ प्रारंभ हुई है, तो ये असम में प्रारंभ हुई है। कहाँ, असम में प्रारंभ हुई है मुख्यमंत्री लोक सेवा आरोग्य योजना। वहाँ हेमंत जो है विश्वा इन्होंने प्रारंभ करी है। क्या है उद्देश्य, जो कर्मचारी हैं, पेंशन भोगी हैं और इनके आश्रित परिवार को ऑनलाइन चिकित्सा बिल प्रतिपूर्ति कराना है, तो ये इसका उद्देश्य है। अब असम से जो है अलग होने वाले राज्य कब कब अलग हुए, जैसे अरुणाचल प्रदेश हुआ 1987 में, नागालैंड 1963 में, मणिपुर मेघालय और त्रिपुरा जो है वो 1972 में हुआ, मिजोरम 1987 में हुआ। 9वां क्वेश्चन है, भारत का पहला हरित ऊर्जा पुरातात्विक स्थल बनने वाला तटशोर मंदिर कहाँ स्थित है, तो भारत का पहला पूछ रहा है हरित ऊर्जा पुरातात्विक स्थल है, तो ये तमिलनाडु में जो है महाबलीपुरम शोर मंदिर, ये यहाँ पे स्थित है। ये जो है इसमें सोलर एनर्जी का यूज़ किया जाएगा, यानी हरित ऊर्जा बनाई जाएगी, हरित ऊर्जा का यूज़ किया जाएगा। ये एक पुरातात्विक स्थल है, तो ये एक मंदिर है महाबलीपुरम शोर मंदिर। नेक्स्ट है, भारत का पहला 24/7 सौर ऊर्जा संचालित गांव कौन सा है, तो मोढेरा गांव है।
नेक्स्ट है भारत की पहली सौर सिटी, तो वो सांची है, मध्य प्रदेश। और फर्स्ट सौर ऊर्जा संचालित मंदिर कौन सा है, तो सूर्य का जो कोणार्क मंदिर है वो फर्स्ट सौर ऊर्जा, भारत का पहला सौर ऊर्जा संचालित मंदिर है। अब जो कि विवाद बहुत ज़्यादा चल रहा है, बहुत ज़्यादा एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है और इस समय बहुत ज़्यादा तबाही मचाए हुए हैं, 10वां क्वेश्चन है और एग्ज़ाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसको देख लेते हैं। फ़िलिस्तीन, इसका सारे विवाद को जड़ क्या है, क्या कारण रहे कि इसने हमला किया, ये सारे विवाद इसमें हम लोग कवर करेंगे। फ़िलिस्तीन के आतंकी संगठन हमास ने ऑपरेशन अल अक्सा फ्लड किसके विरुद्ध प्रारंभ किया है, तो ये फ़िलिस्तीन और इजराइल के बीच विवाद चल रहा है, तो ये किसके विरुद्ध करेगा, वो इजराइल के विरुद्ध करेगा। कौन सा ऑपरेशन है, अल अक्सा फ्लड, किसने, ये हमास ने इजराइल के विरुद्ध प्रारंभ किया है। जड़ क्या है इसकी, धर्म को लेकर के जड़ है, क्योंकि यहाँ पे जो ये है क्या कहते हैं, यहूदी और इस्लाम दोनों जो है ये मानते हैं जेरूसलम यहाँ पे स्थान है, ये उसको जो है पवित्र स्थल मानते हैं, इस वजह से इसमें इन दोनों में विवाद बना हुआ है। अब इसको विवाद को समझते हैं। आप ये मैप देखिए, ये 1946 का मैप है। ठीक है, ये है फ़िलिस्तीन। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो है यहाँ पे कुछ लोग आकर बसे, यहूदी धर्म के लोग जो कि शरणार्थी के रूप में आके बसे थे, ये इजरायली लोग हैं। ठीक है, ये जो वाइट डॉट बने हुए हैं, ठीक, और ये है फ़िलिस्तीन जो कि ग्रीन पूरा दिख रहा है। फिर उसके बाद यूएन कहता है कि जो इजराइल है इनको भी जगह मिलनी चाहिए, यूएन इनको सपोर्ट करता है, तो इजराइल अब इतने क्षेत्र में फैल चुका है, फ़िलिस्तीन यहाँ पर है। फिर उसके बाद क्या होता है कि 1967 में जो होता है 6 डे वॉर होता है, 1967 में 6 डे वॉर होता है, जिसमें इजराइल को सब हराने में सीरिया हो गया और मिस्र हो गया, इजिप्ट, ये इनको सब हराने में लगे हुए थे, लेकिन ये हारा नहीं, जीत गया। ये यहाँ आप देख सकते हैं गाजा पट्टी की लोकेशन, और ये है फ़िलिस्तीन और ये पूरा इजराइल है। यहाँ पे गाजा पट्टी में एक समूह है हमास, जो कि एक आतंकवादी ग्रुप है। ये है फ़िलिस्तीन, यहाँ पे वेस्ट बैंक है, और 1967 में 6 दिन का वार हुआ था, जो कि इसमें इजिप्ट और फ़िलिस्तीन ये सब हार गए थे, और इजराइल पे कहाँ ये शरणार्थी के रूप में आया था और कहाँ इसने इतने ज़्यादा क्षेत्र पे कवर कर लिया। ये शरणार्थी जो है अधिकांश भाग पर छा चुके हैं। अब देख लेते हैं 2009 में इन दोनों का, जैसे ये इजराइल और फ़िलिस्तीन जो है, इन दोनों का जो पवित्र स्थल है वो जेरूसलम में एक मस्जिद है अल अक्सा, ये दोनों इसको अपना पवित्र स्थल मानते हैं, जिसकी वजह से इन दोनों में विवाद चलता रहता है। ये है मस्जिद। ठीक है, मस्जिद यहाँ है, ये है मस्जिद, और लोग जैसे यहाँ पे जगह कम है तो यहाँ पे लोग नमाज़ पढ़ने चले जाते हैं, यहाँ पे नमाज़ पढ़ते हैं। ठीक, और यहाँ पे इसको हम लोग कहते हैं डोम ऑफ रॉक, इसको कहते हैं ये लोग डोम ऑफ रॉक। यहाँ पे ये जो दीवार है इसके साइड ये इस दीवार को जो है यहूदी धर्म के लोग जो है यानी इजरायली इसको पवित्र मानते हैं, कहते हैं हमारे धर्म की शुरुआत जो है यहीं से हुई थी, और यहाँ पे अपनी मनोकामना की पर्ची भी रखते हैं, इसको हम लोग विलिंग वॉल भी कहते हैं। विलिंग वॉल कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे लोग बहुत सारी मनोकामनाएं मानते हैं। अब उसके बाद क्या हुआ कि 2021 में जो है इजराइल इसने जो है डोम ऑफ रॉक जो है यहाँ पर हमला कर दिया, और क्या कह के किया कि यहाँ पे जितने हैं अंदर वहाँ पे सारे आतंकवादी हैं, ये कह के इजराइल ने हमला कर दिया। तो अब हमास चाहते थे कि अलग स्थान दिया जाए, जेरूसलम के स्थान पे जो है, जेरूसलम के स्थान पे फ़िलिस्तीन, जो जेरूसलम स्थान है वो फ़िलिस्तीन के पास आ जाए। इजराइल जैसे ये आप फिर से मैप देखिए, ये है गाजा पट्टी, यहाँ पे हमास है, ये फ़िलिस्तीन, ये एक ही है, लेकिन यहाँ पे हमास एक आतंकवादी ग्रुप रहता है। ठीक है, तो ये चाहता है कि जो जेरूसलम स्थान है यहाँ पे वो फ़िलिस्तीन के पास आ जाए, इजराइल के पास ना रहे। यही विवाद था, और इजराइल ने यही 2021 में हमला कर दिया था आतंकवादी कह करके, तो इसका ही बदला लेने के लिए जो है इसने 7 अक्टूबर को हमास ने 5000 रॉकेट एक साथ इजराइल पर दागे। ठीक है, तो उसमें इजराइल के पास क्या है, इनकी जो पद्धति है वो बहुत अच्छी है, जिसको हम लोग आयरन डोम पद्धति कहते हैं। जैसे अगर आप कोई मिसाइल आती है तो ये उसको देख लेती है, कवर कर लेती है और उसको अपना सॉल्व कर लेती है, लेकिन जब 5000 रॉकेट एक साथ आएंगे तो उसको हल करना, उसको सॉल्व करना मुश्किल हो गया, तो इसकी वजह से पद्धति जो है कमज़ोर हो गई।
और इसराइल ने भी अब वार जो है घोषित कर दिया है। इसराइल की जो जितनी भी जगह है ये 35 एकड़ की जगह है, जिसकी वजह से विवाद चल रहा है। इसराइल वैसे भी कहाँ ये शरणार्थी के रूप में आए थे और कहाँ इन्होंने इतनी बड़ी जगह 1967 में 6 डे वॉर में इन्होंने मिस्र और ये फिलिस्तीन सबको हरा दिया था। और इसकी जो भूमिका है, इसकी जो कहते हैं इंटेलिजेंस एजेंसी है मोसाद करके, वो वर्ल्ड की पावरफुल एजेंसी बोली जाती है। और इसका डिफेंस जो है वो बेस्ट इस तरह का डिफेंस है, जिसमें एक पद्धति है आयरन डोम, जिसकी वजह से मतलब ये सारी चीज़ें कवर अप कर सकते थे, लेकिन वो भी अब फेल हो चुकी थी। तो इसराइल ने भी अपनी तरफ से वॉर घोषित कर दिया है कि हम अपना वॉर करेंगे। आखिर जब इसने बताया कि आखिर कारण क्या था हमास का आक्रमण करने का, हमास ने क्यों आक्रमण किया, तो जो है इसने जो है 7 अक्टूबर को यहूदी धर्म जो है मानते थे, जो लोग जो शरणार्थी आए थे वो यहूदी धर्म में मानते थे। तो ये जो है फेस्टिवल मना रहे थे वहाँ पे सुकोट, इनका सुकोट फेस्टिवल चल रहा था। तो जब इसका आखिरी दिन था, देखा आखिरी दिन है, तो उन्होंने आक्रमण कर दिया। और इसराइल जो है 2021 में आक्रमण कर चुका था अल-अक्सा पे, इस वजह से भी ये नाराज़ थे। और इसराइल कुछ एग्रीमेंट ऐसे कर रहा था जिसकी वजह से हमास जो है नाराज़ चल रहा था। यही सारे मौके देखकर इसने अटैक कर दिया 7 अक्टूबर को। हमास ने जो आक्रमण किया है इसराइल पे उसको अल-अक्सा फ्लड कहते हैं ऑपरेशन। और फिर जब काउंटर में इसराइल ने जो आक्रमण किया, अटैक किया, उसको आयरन शॉट्स कहते हैं। आयरन शॉट्स से ध्यान रखना, एग्जाम में पूछ सकता है कि आयरन शॉट्स किससे संबंधित है। तो इसराइल ने काउंटर करने के लिए हमास पे किया था। फिर क्या हुआ कि ईरान में जो है, ईरान सपोर्ट में आ गया हमास के, उसने बधाई दे दी कि भैया मुबारक हो, हम भी तुम्हारे साथ हैं। पाकिस्तान ने यहाँ पे भैया फूट पड़े, वो भी शांति की बात कर रहे हैं, जो कि कभी शांति स्थापित कर ही नहीं पाए। अब देखते हैं, ये जैसे ये इसराइल है, ठीक है, ये है गाजा पट्टी, ये है वेस्टर्न बैंक, और यहाँ पे सीरिया है, ये लेबनान, यहाँ पे हिज़बुल्लाह संगठन है। इन्होंने भी इस अटैक का जो है आतंकवादी जो अटैक था जिन्होंने यहाँ से हमास वालों ने किया, इसका सपोर्ट किया है। यूएसए क्या बोला कि हम आपके साथ हैं, आप युद्ध करिए। ब्रिटिश के पीएम भी इसराइल का सपोर्ट करे हैं। भारत ने भी इसराइल का साथ दिया है, क्योंकि अब क्यों दिया है ये भी जानना ज़रूरी है कि आखिर भारत इसराइल का साथ क्यों दे रहा है। इसकी भी एक भूमिका है, क्योंकि जो है यूएन में जो है भारत को जो है इसराइल जो कहता है कि सिक्योरिटी काउंसिल का सदस्य बनाओ, सिक्योरिटी काउंसिल का सदस्य भारत को बनाया जाए, क्योंकि वो सबसे बड़ा लोकतंत्र है। इस वजह से कश्मीर मामले में भी ये खुल के सपोर्ट करता है इसराइल भारत का। और जो सामरिक दोस्त है, प्रेजेंट टाइम में सामरिक दोस्त मतलब बहुत ज़्यादा मायने रखता है। इसराइल सबसे बड़ा इसका दोस्त है इसराइल, और रूस सामरिक दोस्त हैं इसके भारत के। तो सामरिक दोस्त है इसराइल। सामरिक दोस्त क्या होता है, जैसे ड्रोन पद्धति हो गई, तकनीकी हो गई, जैसे ड्रोन है, चाहे नए कोई भी तकनीकी आती है तो सारे जो है भारत उससे ले सकता है आराम से। तो इस वजह से सामरिक दोस्त ज़्यादा महत्व रखता है। तो ये इतना सपोर्ट कर रहा था, हर जगह पर सपोर्ट करता है इसराइल। तो इस वजह से भारत ने भी सपोर्ट किया है कि जो हमास है वो आतंकवादी संगठन है और शांति बनाई जाए, हम इसराइल के साथ हैं। अब इसराइल के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। इसराइल की राजधानी क्या है, जेरूसलम है। इसकी सीमा जो है वो 4 देश जैसे लेबनान, सीरिया, जॉर्डन, मिस्र, इन 4 देशों से लगती है, जो कि एग्ज़ाम के लिए तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन चुकी है। और भूमध्य सागर से भी इसकी सीमा लगती है, पश्चिम में भूमध्य सागर से इसकी सीमा लगती है। तो आपको ये विवाद अगर समझ आया हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट है आखिरी आज का कि 1600 व्यक्तियों द्वारा बोली जाने वाली पश्चिम बंगाल की जो टोटो भाषा है, टोटो भाषा वो विलुप्त की कगार पर है। तो आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आज जो कमेंट में जिन लोगों ने कल की क्लास में रिप्लाई किया था उनका बहुत बहुत धन्यवाद हमारी पूरी क्लास देखने के लिए। और अब हम मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।